हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट 2 में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारी असिस्टेंट मैडम ने थंबनेल बना के तैयार कर दिया है पार्ट 2 के लिए। आज इसको हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर का पार्ट 2। तो असिस्टेंट मैडम का कहना है कि हमने पार्ट 1 में राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज़ तक जो है इस चैप्टर को कवर कर लिया था। हम पार्ट 2 में यूकैरियोटिक सेल से आगे शुरू करेंगे। तो चलिए भाई, अपने बढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल की तरफ। कलर चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, यूकैरियोटिक सेल। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंगाई। तो भाई प्रोकैरियोट में हमने देख लीजिए, ऐसे बैक्टीरिया थे मेनली। यूकैरियोट में हमारे पास सभी प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के एनिमल, प्लांट्स, एनिमल और फंगाई, ये सारी चीज़ें हमारे पास यूकैरियोटिक में आ गई। प्रोकैरियोटिक में थे किंगडम मुनेरा वाले ऑर्गेनिज्म। तो आगे बढ़ते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स देर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो भाई इसमें साइटोप्लाज्म की जो है कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखी है, मतलब साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट में डिवाइड है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, इसके अंदर ये फ्लूइड है फिल्ड, ये है साइटोप्लाज्म। अब ये कैसे कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखी है, मतलब ये कैसे कंपार्टमेंट में डिवाइड है, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। तो ये इसके कंपार्टमेंट से बना रहे हैं इसमें, तो इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रही है। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं इसके अंदर, तो वो इसकी कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं। तो आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स possesses an organized nucleus with a nuclear envelope। तो यूकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होती है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होती है विद न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, उसके ऊपर जो है न्यूक्लियर एनवेलप होती है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ उसके पास कॉम्प्लेक्ट लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं। इनके बारे में आगे बढ़ें। लोकोमोटरी मतलब जो लोकोमोशन के काम में आएंगे, और साइटोस्केलेटल से सपोर्ट और लोकोमोशन के काम में आते हैं स्ट्रक्चर, ऐसे होते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, और जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज रहता है न्यूक्लियस के अंदर। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। सभी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं हैं भाई, वो अपने फंक्शन और उसके हिसाब से, एनिमल में कैसे एनिमल में उसके हिसाब से वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। प्लांट्स एंड एनिमल सेल की बात करें तो वो डिफरेंट है, कि जो फॉर्मर मतलब जो प्लांट सेल है उनके पास सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स सेल वॉल होती है, प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड्स में आते हैं क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें पिगमेंट्स होते हैं, और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। तो ये होता है सब सिस्टम प्लांट सेल के पास। पहली बात तो इनके पास मेन चीज़ सेल वॉल होती है, जो कि एनिमल सेल पर नहीं है। दूसरी चीज़ इनके पास प्लास्टिड है, जो भी एनिमल सेल के पास नहीं होती। तीसरी चीज़ इनके पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो अराउंड 90% सेल की वॉल्यूम को कवर करके रखता है। ये लार्ज वैक्यूल है जो 90% प्लांट सेल की वॉल्यूम को कवर करके रखता है। जो ये सारी चीज़ें ये एब्सेंट होती हैं एनिमल सेल्स में। और दूसरी तरफ एनिमल सेल देखें तो उनके पास सेंट्रियोल्स हैं, जो कि एब्सेंट होते हैं ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। ठीक है, तो यहाँ कुछ ये डायग्राम शो किए हुए हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के। तो जैसे ये प्लांट सेल दिखाया हुआ है, इसमें न्यूक्लियस है, इसके ऊपर ये न्यूक्लियर एनवेलप है, गोल्गी अपैरेटस, ये इसके न्यूक्लियर एनवेलप है, इसके अंदर छोटा सा पार्ट न्यूक्लियोलस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो करी हुई है, ये वैक्यूल है, इसमें बहुत सारा स्पेस जो है प्लांट सेल में कवर करके रखा है, ये वैक्यूल है। ये मिडिल लैमेला है, बीच वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच वाली जो लेयर होती है उसे मिडिल लैमेला कहते हैं। सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया है अंदर, राइबोसोम्स हैं, क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लास्टिड का पार्ट है। प्लास्टिड तीन तरह के होते हैं ना, साइटोप्लाज्म हुआ, पेरोक्सिसोम हुए,
माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्लाज्मोडेस्माटा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक वगैरह। ऐसे ही एनिमल सेल में है, बस एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होंगे, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होगा, और इसमें दिखा रखे हैं माइक्रोविलाई हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल इसमें है, प्लांट सेल में नहीं होता। और ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो ना। आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल्स टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो भाई किसी एक एक ऑर्गेनल्स को हम देखेंगे, इंडिविजुअल ऑर्गेनल्स को देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शनल को समझेंगे। सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं सबसे पहले। तो सेल मेम्ब्रेन जानते हैं हम, सेल के ऊपर जो लेयर होती है पतली सेमी मेम्ब्रेन होती है एक। तो ये क्या बता रही है, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। तो भाई 1950 के दौर पे जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो है डिस्कवरी हो गई, इन्वेंशन हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जिसकी वजह से हम सेल मेम्ब्रेन की और डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी जो है कर पाए। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल, केमिकल स्टडीज़ करी गई सेल मेम्ब्रेन पे, स्पेशली किस पे, ह्यूमन रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन पर। इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इससे साइंटिस्ट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins। तो इन स्टडी से पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो मेनली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। और जो लिपिड होता है वो मेजर लिपिड होता है फॉस्फोलिपिड। ऐसा नहीं याद रखना कि लिपिड और प्रोटीन में ज़्यादा लिपिड है, मेजर लिपिड है, नहीं। लिपिड में जो मेजर लिपिड होता है, लिपिड्स हैं उनमें जो मेजर और कौन सी केमिकल वाला लिपिड है वो है फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, जो कि बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज्ड है। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये समझ आएगा। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। तो वही लिपिड्स होते हैं वो अरेंज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाइलेयर की फॉर्म में। यहाँ देखते हैं बाइलेयर की फॉर्म में ये अरेंज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये बाइलेयर है, एक लेयर ये जा रही है ऊपर वाले, ठीक है, एक लेयर ये नीचे है। तो ये ऐसे बाइलेयर है ऐसे, ठीक है। इस बाइलेयर में जो आउटर साइड है ये बाहर की तरफ है, ये गोल गोल ये सारी चीज़ें, ये जो बाहर की तरफ है ये है पोलर हेड, पोलर हेड, ठीक है। इनको हाइड्रोफिलिक नेचर भी, इनका नेचर होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक नेचर होता है इनका। और जो अंदर की तरफ टेल है, अंदर दुबकी हुई हैं, अंदर छिपी हुई हैं ये बाहर के पोलर और हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, ये अंदर की नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मतलब, हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो माने वाटर, फिलिक माने लविंग, मतलब जिन्हें वाटर से कोई दिक्कत नहीं है वो। और हाइड्रोफोबिक मतलब जिन्हें वाटर से दिक्कत है, फोबी माने फोबिया, डर। आगे बढ़ते हैं। तो वह बता रखा है लिपिड्स अरेंज रहते हैं, लिपिड अरेंज रहते हैं विद इन द मेम्ब्रेन में विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड। पोलर हेड आउटर साइड होते हैं, ऊपर भी और नीचे की तरफ भी आउटर साइड में होते हैं। जबकि जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, वाटर से डरने वाली फोबिक टेल्स हैं, वो होती हैं इनर पार्ट में, वो अंदर की तरफ होती हैं मेम्ब्रेन में। दिस इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। इससे पता चलता है कि जो नॉन पोलर टेल हैं वो आउटर इन्वायरमेंट से, एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि सेल जो है उसके बाहर भी एक्वस इन्वायरमेंट है, सेल के अंदर भी एक्वस इन्वायरमेंट है, और जो टेल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है। जैसे डबल लेयर बाई लेयर फॉर्म करी हुई है लिपिड ने, उसके बीच में है टेलर,
टेल, नॉन पोलर टेल, तो वो प्रोटेक्टेड हैं कहाँ से, किससे, एक्वस एनवायरनमेंट से। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, तो फॉस्फोलिपिड के साथ मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे दिखा रखा है इसमें कि लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेसेस प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो भाई और बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई, उनसे अच्छी तरह पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो लिपिड के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से जो है सेल मेम्ब्रेन जो है बन के तैयार हुई है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। तो भाई सेल टाइप में जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है वो डिफर करता है। मेनली दो कंपोनेंट होते हैं सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में, एक प्रोटीन एक लिपिड, और इनका जो रेशियो है वो सेल टू सेल जो है डिफर करता है। जैसे यहाँ ह्यूमन बींग्स के मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, एरिथ्रोसाइट मतलब होता है आरबीसी, तो आरबीसी की मेम्ब्रेन की यहाँ जो रेशियो दिया हुआ है हैज़ अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। तो जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% जो है लिपिड्स हैं, और बाकी जितना ही परसेंट बचा है वो सब कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह और ऐसी चीज़ें होंगी। मेन जो थे प्रोटीन और लिपिड वो है, प्रोटीन है 52% एंड 40% है लिपिड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब कि हम किसी चीज़ को निकालें, उसमें से मेम्ब्रेन में से निकालें, उसके बेसिस पर जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन है वो डिवाइडेड है, क्लासिफाइड है दो तरीके में, एक है इंटीग्रल, एक है पेरिफेरल। तो इंटीग्रल माने इंटी मतलब अंदर, इनटू मतलब जो अंदर है, इनसाइड है, ठीक है। तो एक कम्प्लीटली बरीड होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और पेरिफेरल मतलब जो बाउंड्रीज पे हैं, सरफेस पर है, वो है पेरिफेरल। तो उन्हें मतलब मेम्ब्रेन से किसी चीज़ को, मेम्ब्रेन से प्रोटीन को निकालने के बेसिस पर, ईज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनको दो भागों में क्लासिफाई किया हुआ है, एक है इंटीग्रल प्रोटीन, एक है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस, जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो सरफेस पर लाई करते हैं मेम्ब्रेन के, वैल्यू इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो पार्शियली और टोटली बरीड होते हैं मेम्ब्रेन में, या तो पूरे अंदर से मेम्ब्रेन में धसे हुए होंगे या पार्शियली कुछ आधा आधा पार्ट ऐसा धसा हुआ होगा, और पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस पे होंगे, जैसे अभी यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये प्रोटीन सरफेस पर है, ऐसे करके सरफेस पर निकला हुआ है, ये है पेरिफेरल प्रोटीन, और ये मेम्ब्रेन में बरीड है, धसा हुआ है, ये है इंटीग्रल प्रोटीन। तो यही है, इसी को कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे पढ़ते हैं। एन इम्प्रूव मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। दिखा रखा था फिगर में। अकॉर्डिंग टू दिस द कासी फ्लूइड नेचर ऑफ, जो फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, वो इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। तो ये बाइलेयर है मेम्ब्रेन की, इसमें ऐसे करके बनी हुई है। तो इसमें जो फ्लूइड नेचर होता है किसकी वजह से, लिपिड की वजह से, वो इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट को ऑफ प्रोटीन्स विद इन दी ओवरऑल बाइलेयर। तो पूरी बाइलेयर में प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट की परमिशन देता है, इनेबल्स करता है, बिकॉज ऑफ फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज
मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। इसी एबिलिटी को जो विद इन द मेम्ब्रेन मूवमेंट के काम में आ रही है, किसके, प्रोटीन की बात हो रही है, तो प्रोटीन के विद इन द मेम्ब्रेन मूवमेंट के काम में आ रही है, इसी एबिलिटी को फ्लूइडिटी कहते हैं। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक। ये फ्लूइड नेचर है, ये और भी फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जैसे ये सेल ग्रोथ करवाता है, इसी फ्लूइड नेचर की वजह से सेल जो है ग्रोथ करता है, उसकी साइज बढ़ती है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन, दो सेल के बीच में इंटरसेल्युलर जंक्शन बनाता है, कनेक्शन करवाता है दो सेल के बीच में, ये फ्लूइड नेचर की वजह से ये दो सेल इंटरसेल्युलर जंक्शन जो है फॉर्म हुआ है। सिक्रेशन का काम करवाता है, यहाँ से सेल से कुछ सीक्रेट करना है उसके लिए। एंडोसाइटोसिस का काम करवाता है, सेल डिवीज़न का काम करवाता है। तो इसमें जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होता है कि बाहर का कुछ मटेरियल जो सेल के अंदर लेना है उसे एंगल्फिंग करता है, बाहर के मटेरियल को अंदर लेता है, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है और सेल डिवीज़न में काम आता है। तो क्या काम करता है, पहली बात तो फ्लूइडिटी काम में आएगा, प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट करवाएगा विद इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल ग्रोथ करवाता है, इंटरसेलुलर जंक्शन की फॉर्मेशन करवाता है, सिक्रेशन करवाता है, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीज़न, और ऐसे कई सारे प्रोसेस जो है ये फ्लूइडिटी की वजह से होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करती है अपने थ्रू, अंदर या बाहर, संयुक्त मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। दिस मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन अदर साइड ऑफ इट। इसके कोई सी भी साइड हो अंदर या बाहर, उनको कुछ सम मॉलिक्यूल्स के लिए सिलेक्टिवली परमेबल होती है, कौन सा अंदर लेना है कौन सा बाहर छोड़ना है, ये सब चीज़ की जानकारी होती है। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। कई मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के अंदर मूव करते हैं, ठीक है, बिना एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुए, मतलब बिना एनर्जी का यूज़ किए मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी यूज़ नहीं हुई है। न्यूट्रल सॉल्ट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। जैसे न्यूट्रल सॉल्यूट्स की बात करिए, वो जो होते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं बिना किसी एनर्जी का यूज़ किए। कैसे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन चलते हैं। अगर अंदर की चीज़ की अमाउंट ज़्यादा है और बाहर कम है तो अंदर से बाहर की तरफ निकल जाएगा, और बाहर ज़्यादा अंदर सेल ही कम तो बाहर से अंदर की तरफ आएगा। इसमें कोई एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही वाटर मूव करता है। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब जो और जितने भी सॉल्यूट्स हैं उनका जो ऐसे मूवमेंट होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इसे कहेंगे डिफ्यूज़न। पर यही डिफ्यूज़न अगर वाटर के केस में होता है तो इसे कहते हैं ऑस्मोसिस, याद रखना है। वही डिफ्यूज़न वाटर के केस में है तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। पर जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें जो है नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर है, जैसा कि यहाँ जो है ये पोलर हेड है और अंदर नॉन पोलर टेल्स हैं, ये नॉन पोलर टेल्स हैं। तो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर के थ्रू जो है पोलर मॉलिक्यूल जो है मूव नहीं कर सकते। नॉन पोलर यानी जो हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं उनके थ्रू जो है पोलर मॉलिक्यूल इसके थ्रू मूव नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए फिर एनर्जी यूज़ करी जाएगी, तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जिसमें एनर्जी यूज़ हो तो वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो वही यूज़ होगा। तो एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो उनके लिए कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है कि उनका ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो सके। तो एज दी पोलर मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ एनर्जी यूज़ नहीं की, यहाँ एक कैरियर प्रोटीन जो है उसमें बनाई हुई है। एज दी पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। जो पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर के थ्रू पास नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें कैरियर प्रोटीन की एक ऐसा प्रोटीन, ऐसी गाड़ी की ज़रूरत होती है, ऐसी मालगाड़ी की ज़रूरत होती है जो उनका ट्रांसपोर्ट कराने में उनकी सहायता करे। तो वही है भाई, मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। A few ants or molecules are transported across the membrane against their
concentration gradient from lower to higher concentration. Such transport is an energy dependent process. तो भाई एक तो ये हो गया डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से जो है काम चल रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाय डिफ्यूज़न। एक तो ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन के थ्रू। दूसरा ट्रांसपोर्ट ये दिखा रखा है कि कुछ फैसिलिटेटेड प्रोटीन होते हैं जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कुछ जो मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते, जो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से मूव नहीं कर सकते, उनके लिए प्रोटीन जो है एक चैनल्स बना के रखते हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न करवाते हैं। मतलब एक तो हो गया अपना मालगाड़ी का सिस्टम, ये ऐसे गेट बना रखा है, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। इसमें एक चीज़ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ से अंदर मूव करी जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया यहाँ ये ऐसे ये चैनल बना रखे हैं, तो वहाँ से आदान प्रदान हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी का यूज़ होगा। इसमें क्या होता है, जैसे हायर से लोअर तो अपने आप ही आ जाएगी, बट जब लोअर से हायर ले जाना है तो हमें जैसे मोटर की ज़रूरत होती है, पानी नीचे से ऊपर छत पर टंगे पहुँचाना होता है, तो लोअर से हाई कॉन्सेंट्रेशन में ले आने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वही प्रोसेस है, उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो वही बात करी गई है, यहाँ बता रखा है कि लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन चलने के लिए सच ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ऐसे ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं इन विच एटीपी को यूटिलाइज करते हैं, इस कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एग्जांपल दे रखा है इसका सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती है। अब बात करते हैं सेल वॉल की, कलर करते हैं चेंज। एज यू मे रिकॉल, अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई एंड प्लांट्स। तो हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल वॉल्स की बात करेंगे। तो एक हम जानते हैं ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो सेल वॉल को शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है, और एक किन में पाई जा रही है, फंगाई और प्लांट्स में होती है। सेल वॉल not only gives us shape to the cell and protect the cell from mechanical damage and infection। ये शेप के साथ साथ उसे प्रोटेक्ट भी करता है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन। ये सेल टू सेल इंट्रैक्शन में भी काम करता है। भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो कनेक्शन बनाएगी, पर उसके ऊपर जब सेल वाला कवच रहेगा तो कैसे जो है कनेक्शन बनाने देगी, तो उसमें जो है कनेक्शन बनाने में सेल वॉल भी हेल्प करती है, तो सेल टू सेल इंट्रैक्शन में भी हेल्प करती है। प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिज़ायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनकी इच्छा नहीं है, अनडिज़ायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, उनसे बैरियर भी प्रोवाइड कराती है, उनसे रोकथाम भी प्रोवाइड कराती है। अलगी है वह सेल वॉल। अलगी के पास सेल वॉल होती है जो किससे बनी होती है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि अलगी की सेल वॉल कैसे बनी होती है। वो बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। तो किससे बनी है, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे ही दिखा रखा है। जब इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, अदर प्लांट्स की बात करी गई है तो ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन एंड प्रोटीन से बनके मिली होती है। तो अलगी की बात करें तो उसमें सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट से है, और जबकि अदर प्लांट्स की बात करें तो उनमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन से। वो सेल टू सेल जो है पता चल जाती है। जैसे आप एनाटॉमी पढ़ोगे तो पेरेन्काइमा की सेलुलोजिक होती है, कॉलेनकाइमा में डिपोजिशन होती है हेमीसेलुलोज, ऐसे तो सब चीज़ आप समझ जाओगे। बस ये याद रखना है, प्लांट्स में होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स की। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ। तो यंग प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है, यंग सेल है उसकी जो सेल वॉल होती है वो कैपेबल होती है कि वो ग्रोथ जो है शो करा सके, विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। तो ये क्या बता रखा है, पूरा ये बता रखा है कि जो सेल वॉल होती है यंग प्लांट सेल की, ठीक है, एक नया यंग प्लांट सेल है उसकी जो सेल वॉल है उसे कहते हैं प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें क्षमता है कि वो अभी और ग्रोथ शो कर सकती है, वो और ग्रोथ शो कराएगी। उसके बाद ये ग्रेजुअली डिमिनिश, उसके बाद ये जो एक्टिविटी है उसकी ग्रोथ शो कराने की वो कम होती जाती है, और वो जो है सेल वॉल मैच्योर होती जाती है।
बनती आती है सेकेंडरी वॉल में। अब ये सेकेंडरी वॉल में कन्वर्ट होती आती है, जो कि कैसे बनती है, फॉर्म्ड ऑन द इनर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये है सेल, इसकी ये मेम्ब्रेन साइड है। ठीक है, इसके ऊपर है ये सेल वॉल। ये पहले जो है मैच्योर हुई बाहर की तरफ, ऐसे ग्रो करी, फिर मैच्योर हुई और यहाँ से जो है फिर ये सेकेंडरी वॉल बनना स्टार्ट हो गई है मेम्ब्रेन साइड से, और ये मैच्योर हो गई है। तो ऐसे करके फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी वॉल होती है, फिर सेकेंडरी वॉल होती है। द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो मिडिल लैमेला एक लेयर होती है जो किससे बनी होती है, मेनली वो है कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है, जो क्या काम में आती है, विच होल्ड्स और ग्लूज, जो कि पकड़ती है और ग्लूइंग का काम करती है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को जोड़ने में। डिफरेंट आसपास के जो सेल्स हैं उन्हें आपस में जोड़ने में ग्लूज का काम करती है, मतलब उन्हें चिपकाने का काम करती है। और एक किसकी बनी होती है, मेनली कैल्शियम पैक्टेट की। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला may be traversed by plasmodesmata which connects the cytoplasm of neighboring cells। जो सेल वॉल और मिडिल लैमेला होती है वो जो है किसे ट्रेवर्स जो हो रखी होती है बाय प्लाज्मोडेस्माटा, जो कनेक्ट करती है साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स को। तो ये आप समझो कि भाई ये सेल है, इसकी सेल वॉल है, ये दूसरा सेल है, इसकी सेल वॉल है, इसकी सेल वॉल है। ठीक है, इनके बीच में मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला है ऐसे ऐसे, ये हाथ दूसरे साइड जुड़े होंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो है जो मिडिल लैमेला और सेल वॉल है ये ट्रेवर्स रहेंगी, मतलब इनमें जगह बनी होगी कटिंग बाई प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, तो वो दो सेल को जोड़ने का काम करेंगे ऐसे करके। ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन हो रखा है। तो जैसा मैं यहाँ फ़ोटो जो है ले आया हूँ आपको और बेटर अंडरस्टैंड कराने के लिए, कि यहाँ ये देखो ये है एक सेल। ठीक है, इसके अंदर यहाँ दिखाई हुई है, ये है पिंक वाली जो है प्राइमरी सेल वॉल, और जो अंदर ब्राउन वाली है वो सेकेंडरी सेल वॉल। वो ब्राउन वाली टुवर्ड्स की तरफ है, अंदर सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, जो ब्राउन वाली है सेकेंडरी सेल वॉल, और जो उससे बाहर की तरफ है प्राइमरी सेल वॉल, जो और ग्रोथ करवा रही है, और अंदर से मतलब टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन वो जो सेल वॉल है वो मैच्योर होती जा रही है। उसके ऊपर जो सबसे आउटर में है वो है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या कर रही है, बाद में इन सेल्स को ऐसे होल्ड कर रही है। यहाँ ये दिखा रखा है, ये होल्ड कर रखा है मिडिल लैमेला ने सेल्स को, ऐसे करके ये होल्ड करके रखा है मिडिल लैमेला ने, ये ऐसे करके। और इसके अंदर ये ऐसे प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन भी हो जाते हैं, ऐसे करके प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, जो कि नेबरिंग सेल्स को जो है कनेक्ट करते हैं। ठीक है, होप आप समझ चुके होंगे डायग्राम से। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो भाई हर मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है वो अलग अलग है, किसके, अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर। मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इनमें से कई को हम एक साथ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कंसिडर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो ऐसे कई सारे ऑर्गेनल्स को लेकर हम एक सिस्टम में डाल देते हैं, एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ऑर्गेनल्स आते हैं, उन्हें हम आगे पढ़ेंगे एक करके। तो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उनके फंक्शन जो है कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं एंड वैक्यूल्स। तो इसमें चार चीज़ें हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। ये सारी चीज़ें जो है किस में है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में है। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड वेल द अबव कंपोनेंट्स। तो ये जो है ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होती हैं, तो इसलिए इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्लासीफाई किया हुआ है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम ऐसे जो ऑर्गेनल हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होते आपस में, इसलिए उन्हें अलग अलग पढ़ेंगे, वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं है। वेल द अबव कंपोनेंट जो हैं ऊपर वाले, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसिडर नहीं किए जाते। सबसे पहले हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ाई करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो भाई लोगों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज़ ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तो सब चीज़ ये बात हो रही हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से स्टडी होके आई हैं। रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो भाई उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पता चला कि कुछ ऐसा नेटवर्क स्ट्रक्चर है, रेटिकुलम टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसमें छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स स्कैटर करे हुए दिख रहे हैं साइटोप्लाज्म में, इसी को कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Hence, ER divides the intracellular space into two distinct compartment। तो इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर में फ़र्क है। इंटरसेलुलर होता है सेल्स के बीच में, ठीक है, ये सेल के बीच में जो स्पेस है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इंट्रासेलुलर स्पेस होता है सेल के अंदर वाला। तो जो सेल के अंदर वाला स्पेस है इंट्रासेलुलर स्पेस, उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भागों में डिवाइड करता है, क्योंकि जो सभी ऑर्गेनल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, उन्होंने साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंटलाइजेशन करी हुई है। तो हम यहाँ ER के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो ER के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो दो भागों में डिवाइड है। एक होता है ल्यूमिनल, जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला चीज़, ल्यूमिनल इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो कि साइटोप्लाज्म है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो ऐसे दो भागों में बांटा हुआ है, एक ल्यूमिनल इनसाइड ER, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल आउटसाइड ER, दैट इज साइटोप्लाज्म। आगे बढ़ते हैं। द ER ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सरफेस। तो ER के सरफेस पे हमें ज़्यादातर जो है राइबोसोम्स अटैच हुए दिखते हैं उसके आउटर सरफेस पे। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्योंकि उसके सरफेस पे, आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स लगे होने की वजह से उसका जो आउटर सरफेस है वो रफ दिखाई पड़ता है, इसलिए ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER कहते हैं। जबकि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं है, एब्सेंस है राइबोसोम की, तो उनका सरफेस जो है स्मूथ दिखाई पड़ता है, इसलिए उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। RER इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो RER है, क्योंकि उसके पास राइबोसोम है और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो RER ऐसे सेल्स में पाया जाता है, ऑब्जर्व इन द सेल्स, जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस और सीक्रेशन के काम में, क्योंकि उनके पास राइबोसोम ज़्यादा है। तो ऐसे सेल में RER ज़्यादा दिखेगा जो प्रोटीन सिंथेसिस या सीक्रेशन के काम में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये बात काम की है, ये होते हैं कहाँ से कनेक्ट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से कनेक्ट रहते हैं। क्या चीज़, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसी का पीछे वाला पार्ट होता है जो कि कनेक्ट नहीं है डायरेक्टली, और इसके सरफेस पर जो है राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। वो क्या करते हैं, अब वो करते हैं सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, वो लिपिड की सिंथेसिस करवाते हैं। एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस करवाते हैं। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन के काम में आते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स और स्टीरॉयडल हार्मोन्स, जो कि लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं, उनकी सिंथेसिस में काम आते हैं। इनका डायग्राम देखते हैं और जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये यहाँ डायग्राम से एक बात और हमें देखनी है
कि ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डायरेक्टली जो है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर राइबोसोम है, इसलिए इसका सरफेस रफ है, ठीक। उसके बाद इसमें है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। तो इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, इसका सरफेस स्मूथ है। दूसरी चीज़ हमें दिखती है यहाँ, जो कि यहाँ पैराग्राफ में नहीं लिखी हुई, पर यहाँ डायग्राम से समझ में आ रहा है कि इनकी जो शेप है, इसकी है सिस्टर्नी फॉर्म हो रखे हैं इसमें, सिस्टर्नी ऐसे, लैमेला ऐसे 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 करके फॉर्म रखी हैं, सिस्टर्नी टाइप शेप है। इसमें ट्यूब से बने हुए हैं, तो इसकी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक। बस जैसे सिस्टर्नी ऐसे गोल्जी अपैरेटस में भी हैं, ये दिखा रखे हैं, शो किए हुए हैं ऐसे शेप, ऐसे शेप सिलेंड्रिकल शेप टाइप में, ठीक। अब पढ़ते हैं हम एंड मेम्ब्रेन सिस्टम का दूसरा पार्ट, जो कि है गोल्जी अपैरेटस। तो कैमिलो गोल्जी 1898 की बात है, इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर दी न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस के पास एक डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर पाया न्यूक्लियस के पास, जिसे कहते हैं दे वर नेम्ड लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। तो उन्हीं के द्वारा इन्हें बाद में गोल्जी बॉडीज नाम दिया गया। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी। और ये जो गोल्जी बॉडीज़ है, इनके पास क्या होते हैं, मैनी फ्लैट और डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं, जिन्हें कहते हैं सिस्टर्नी, जिनकी डायमेंशन दे रखी है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के ये होते हैं। तो कैसे हैं ये, फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स हैं, जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं, और इनकी डायमेंशन 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर है। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, और ये एक दूसरे के ऊपर पैरेलली जो है स्टैक्ड हैं, अटैच्ड हैं। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और जो सिस्टर्नी का नंबर है, ये ऐसे एक सिस्टर्नी, ऐसे एक सिस्टर्नी है, ये दूसरा है, तीसरा है। ये जो सिस्टर्नी का नंबर है, ये वेरी करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के हिसाब से। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। जो गोल्जी सिस्टर्नी होते हैं, वो न्यूक्लियस के पास अरेंज रहते हैं विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस। तो इनके पास दो तरह के फेस होते हैं, एक कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस होता है। तो गोल्जी बॉडी के पास दो फेस होते हैं, एक कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेस होता है, और एक कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस होता है। तो एक है कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेस, और दूसरा है कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। जो सिस एंड ट्रांस फेस हैं ऑर्गेनल के, आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। भाई इंटरकनेक्टेड रहते हैं। एक तरफ जो है सिस फेस है, जो कैसा है, कॉन्वेक्स टाइप, कॉन्वेक्स शेप का है, कॉन्वेक्स होते हैं ऐसे, जैसे आपने कॉन्वेक्स मिरर देखे हैं, ऐसे करके ऐसे होता है। तो एक तरफ जो फेस है वो ऐसे है। फिर उसके बाद जो है ये सिस्टर्नी बनी, पैरेलली अरेंज्ड है ऐसे। फिर दूसरी तरफ जो फेस होगा वो ऐसे होगा, कॉनकेव, ठीक है। यहाँ से केव फॉर्म कर रहा है ऐसे, कॉनकेव या ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस होगा। तो पीछे से डायग्राम में भी शो हुआ था, ये देखते हैं यहाँ जैसे ये दिखा रखा है, यह है कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेस, और बाद में यहाँ बनेगा कॉनकेव ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। आगे पढ़ते हैं। द गोल्जी apparatus principally perform the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell। तो भाई गोल्जी बॉडीज होते हैं एक तरीके के डिलीवरी बॉय ऑफ द सेल होते हैं, ठीक है। तो इनका काम है, तो भाई इनका काम होता है पैकेजिंग मटेरियल को पैकेज करना और उनको डिलीवर करना इंट्रा सेलुलर टारगेट्स पे, सेल के अंदर, या उनको आउटसाइड दी सेल डिलीवर करना। तो
यही काम होता है गोल्जी अपैरेटस का कि जो उसे पैकेज करना मटेरियल को और उन्हें डिलीवर करना सेल के अंदर या बाहर। मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ईआर। ठीक है, जो मटेरियल पैकेज होते हैं कैसे फॉर्म में पैकेज होते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में पैकेज होते हैं। कहाँ से? ईआर से, जहाँ वो फ्यूज़ होता है सिस फेस के द्वारा ऑफ द गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस में दो फेस है, एक सिस एक ट्रांस। तो सिस फेस के द्वारा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्यूज़ करता है और वहाँ से जो है मटेरियल को पैकेज करता है वेसिकल की फॉर्म में और उसे मूव कराता है टुवर्ड्स मैच्योरिंग फेस या ट्रांस फेस। और भाई वो ट्रांस फेस जहाँ जा रहा है वो इसे इंटरसेलुलर जाना है, मतलब इंट्रासेलुलर जाना है या आउटसाइड द सेल जाना है, वहाँ वो जाता है। दिस एक्सप्लेन्स वाई द गोल्जी अपैरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही चीज़ से हमें ये बात एक्सप्लेन होती है कि क्यों गोल्जी अपैरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्लोज एसोसिएशन में रहता है। तो यहाँ एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन भी चल रहा है इनका, इसलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आ रहे हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ सामान आएगा, मटेरियल आएगा, वो जो है सिस फेस से गोल्जी अपैरेटस के वहाँ फ्यूज़ हो रखा है, वहाँ वो आएगा, वहाँ उसकी पैकेजिंग होगी वेसिकल की फॉर्म में और उसे जहाँ भेजना है वो वहाँ चला जाएगा बाय द ट्रांसफेस। A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus। तो जो क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वहाँ से जो प्रोटीन फॉर्म हुए होंगे वो सिस्टर्नी में, क्योंकि अब गोल्जी अपैरेटस के पास आ गए तो यहाँ मॉडिफाइड होंगे, पैकेजिंग होगी, इनकी मॉडिफिकेशन होगी। ठीक है, तो वही चीज़ बता रखी है, नंबर ऑफ प्रोटीन synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its ट्रांसफेज। अपने ट्रांसफेज से इन्हें रिलीज करने से पहले ये मॉडिफाई और इनकी पैकेजिंग जो है होगी। गोल्जी अपैरेटस इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो इसी में जो है मॉडिफाइड होके क्या चीज़ बन गई, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म होती हैं। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी अपैरेटस। तो भाई कोऑर्डिनेटेड है ना, लाइसोसोम कैसे बन के आया, बाय द गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस कैसे बनाता है, उसके पास मटेरियल आया, उसने उसकी पैकेजिंग करके जो है इस स्ट्रक्चर को फॉर्म कर दिया जो कि है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, वेसिकल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और एक कैसे बने होते हैं, बाय द मटेरियल जो पैकेज होके गोल्जी अपैरेटस से। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो जो आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, वो रिच होती हैं ऑलमोस्ट सभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस में आगे लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। मतलब ये इन मटेरियल को जो है डीजेनरेट कर देंगे या इनको सफाई कर देंगे इन मटेरियल की। ठीक है, लाइपेजेस लिपिड को करेगा, प्रोटीएजेस प्रोटीन को डीजेनरेट कर देगा, कार्बोहाइड्रेजेस कार्बोहाइड्रेट को कर देगा। और ये ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं एट एसिडिक पीएच पे। एसिडिक पीएच मतलब लो पीएच पे ये एक्टिव होते हैं। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और ये एंजाइम डाइजेस्ट करने के काम आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन के लिए प्रोटीएजेस हो जाएगा, लिपिड्स के लिए लाइपेजेस हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियस एंजाइम हो जाएगा। आगे बात करते हैं वैक्यूल्स की। अब वैक्यूल कैसे आए, वैक्यूल्स, द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इट कंटेन्स वाटर, सैप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल जो कि नॉट यूजफुल फॉर द सेल। तो वैक्यूल में ऐसा जो एक बैग टाइप का है साइटोप्लाज्म में जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसमें वाटर, सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और वो ऐसे प्रोडक्ट जो सेल के यूज़फुल नहीं है वो इसमें सब स्टोर हो जाते हैं।
द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल के पास मेम्ब्रेन है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है और जिसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये टोनोप्लास्ट के बारे में बहुत मेन फंक्शन है वो याद रखना है। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूम कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। जैसा मैंने बताया कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो अप टू 90% सेल का वॉल्यूम जो है कवर करके रखता है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ एंड्स एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। तो प्लांट से बात करेगी, जो टोनोप्लास्ट है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, वो ट्रांसपोर्ट कराती है नंबर ऑफ एंड्स, मतलब जो एंड्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट कराती है से वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल के अंदर तो करा रही है, पर जो मेन बात है वो है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब वैक्यूल के अंदर उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन है, फिर भी बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड्स को मूव करा देगी। क्या चीज़? टोनोप्लास्ट, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है वैक्यूल की। हैंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म। इसलिए जो एंड्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है वैक्यूल में साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में, क्योंकि जो है उसका अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रहा है एंड्स का वैक्यूल के अंदर। अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। उसकी ऑस्मो रेगुलेटरी एक्टिविटी और एक्सक्रीशन में काम आता है। तो अमीबा में होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो उसके ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में काम आता है। इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल आर फाउंड बाय द एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल। तो उसमें फूड वैक्यूल फॉर्म होता है जो कि पार्टिकल्स को बाहर जो है सेल के उसे एंगल्फ कराने में मदद करता है। क्या चीज़? फूड वैक्यूल कहते हैं इसे, होता है प्रोटिस्टा में। तो ये बात याद रखनी है, प्रोटिस्टा में है फूड वैक्यूल और अमीबा में है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करा रहा है, और प्रोटिस्टा और इसमें होता है फूड वैक्यूल जो कि फूड पार्टिकल की एंगल्फिंग करा रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और पढ़ते हैं और इसके बाद आगे प्लास्टिड वगैरह वो हम पार्ट 3 में स्टार्ट करेंगे और पार्ट 3 में इस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया और पढ़ते हैं पार्ट 2 में। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलरली माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। मतलब जब तक इसको हम स्टेन्ड नहीं करेंगे, जब तक ये माइक्रोस्कोप में आसानी से विजिबल नहीं होगा। पहले इस पर कुछ ना कुछ डाई करनी पड़ेगी, कुछ स्टेनिंग करनी पड़ेगी कलर वगैरह की, जब ये जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू विजिबल होगा। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबली डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है सेल की, उस पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है निर्भर करता है। अब भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि जो है इसमें एनर्जी की जो है फॉर्मेशन होती है, एनर्जी की स्टोरेज होती है, तो ऐसे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा जो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होते हैं। In terms of shape and size also considerable degree of variability is observed। तो शेप और साइज में भी ये ऐसे वेरिएबिलिटी होती है इसमें। टिपिकली इट इज़ अ सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज है 0.5 माइक्रोमीटर। तो भाई सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप होता है, डायमीटर होता है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। तो इसका डायमीटर है माइटोकॉन्ड्रिया का 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, एवरेज लेते हैं 0.5 माइक्रोमीटर का। लेंथ है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर जो है लेंथ होती है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो वही चीज़ आगे है, ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड। इसके ऊपर 2 लेयर्स होती हैं, 2 मेम्ब्रेन होती हैं, विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, वो इसके जो अंदर एक्वस कंपार्टमेंट है, एक्वस ल्यूमन है, उसको 2 एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रही है। द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो इनर सब्सटेंस के अंदर ये ऐसे यहाँ शो किया हुआ है, ये
ये सब जो है मैट्रिक्स है, ठीक है, ये सब है मैट्रिक्स। ये है इनर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट मैट्रिक्स है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। तो लिमिटिंग बाउंड्री है आउटर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल की। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, सिंगुलर क्रिस्टा टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ये है, इसकी तरफ जो इनर मेम्ब्रेन है वो एक इनफोल्डिंग्स क्रिएट कर रही है। ये ऐसे ही इनर मेम्ब्रेन है, ये टुवर्ड्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरफ ऐसे इनफोल्डिंग जो है क्रिएट कर रही है। इनर मेम्ब्रेन है, इनफोल्डिंग टुवर्ड्स मैट्रिक्स क्रिएट कर रही है। कौन? इनर मेम्ब्रेन। इन फोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टी, जिसे एक के लिए कहेंगे क्रिस्टा, या सारी हो गई क्रिस्टी। द क्रिस्टी इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। अब क्योंकि ये ऐसे इनफोल्डिंग्स हो गई तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगी। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। जो दो मेम्ब्रेन हैं उनके अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि इनके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट्स होती हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी की फॉर्मेशन होती है यहाँ। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो एनर्जी की फॉर्मेशन करते हैं एटीपी की फॉर्म में। हैंस दे आर कॉल्ड पावर ऑफ द सेल। तो ये हम जानते हैं, बहुत शुरुआत से जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल होता है। क्यों होता है ये भी जान लीजिए कि वो सेलुलर एनर्जी फॉर्म करती है एटीपी की प्रेजेंस में, एटीपी की फॉर्म में। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो इनकी मैट्रिक्स है उसके पास खुद का सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो एक तो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, कुछ आरएनए भी हैं। राइबोसोम्स हैं, 70s राइबोसोम्स हैं। बाहर यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म में तो 80s राइबोसोम्स होते हैं, बट यहाँ अंदर बात करिए माइटोकॉन्ड्रिया के तो इसके अंदर 70s राइबोसोम्स हैं और कंपोनेंट हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ये एक तरीका का माइटोकॉन्ड्रिया सेल, ये एक तरीका का सेल विद इन सेल कहते हैं इसको। ये सेल माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, ये दोनों चीज़ सेल विद इन सेल में काउंट होती है। मतलब ये सेल है सेल के अंदर, क्योंकि इनके पास खुद का भाई एक इसमें दिखा रखा है खुद का सिंगल सर्कुलर डीएनए है, आरएनए मॉलिक्यूल है, राइबोसोम्स भी हैं और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी चीज़ हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड भी करता है फिजन के द्वारा। तो जो एक पर्टिकुलर सेल करेगा उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सारी चीज़ें होती हैं, डिवाइड करता है। तो वो सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया भी कर रहा है। उसके अंदर 70s राइबोसोम्स हैं, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल भी हैं और ये डिवीज़न भी करता है फिजन के द्वारा। प्लास्टिड्स पढ़ेंगे हम पार्ट 3 में। अभी हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। तो माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ होती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर की। डायमीटर होता है एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर का, 0.1 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर का। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर इन फोल्डिंग है मैट्रिक्स की तरफ, अंदर मैट्रिक्स है, ये फोल्डिंग करके क्रिस्टी फॉर्म कर रहे हैं। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो पार्ट 2 को करते हैं यहीं एंड। चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 से, जिसमें इस चैप्टर को पूरा कर देंगे, इस चैप्टर का दी एंड। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो असिस्टेंट मैडम वीडियो को अपलोड कर दीजिएगा। धन्यवाद।